अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी एंड बॉडी, और थोड़ा सा हम जो है डिफरेंस देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दरमियान, और उसके साथ साथ जो है थोड़ा सा एक और डिफरेंस है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमने 3 स्टेप पढ़े थे: ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब उनसे जो एटीपी जनरेट हो रही थी वो कहाँ कहाँ बॉडी में यूज़ होती है वो हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, मैंने यहीं पे जो है साथ साथ एक्सप्लेन कर दिया है, इसको जो है मैंने यानी कि नोटबुक पे नहीं किया, तो इसके छोटे से पॉइंट हैं तो मैं साथ साथ समझा भी देता हूँ और क्लियर पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मूवमेंट, यानी कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शंस में, रिलैक्सेशन में और कॉन्ट्रैक्ट करवाने में हेल्प करते हैं, और मूवमेंट में जो है ये हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे? हम जानते हैं कि जो प्रोटीन जो है हमारे मसल्स में मौजूद होती है वो होती है एक्टिन और मायोसिन। ये जो है एक्टिन और मायोसिन जो है एक दूसरे के ऊपर होते हैं, और जब ये स्लिप होती हैं तो वो एटीपी जो है वो यूज़ करके जो है स्लिप होते हैं। जब स्लिप होते हैं तो हमारे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जब हम भागते हैं तो ये वाला जो है मैकेनिज्म होता है। दूसरा पॉइंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो है सब्सटेंस के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये उसकी डेफिनेशन अगर हम करें, उसकी डेफिनेशन में ये आता है कि सब्सटेंस की मूवमेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस को लेकर जाना एक सेल से दूसरे सेल्स की तरफ, या अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, तो उसमें जो है एटीपी यूज़ होती है, तो वहाँ पे एटीपी का यूज़ आ गया। फिर है सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, उनको जब दोबारा रिन्यू करवाना होता है, तैयार करवाना होता है, तो उसमें भी जो है एटीपी का यूज़ होता है। फिर चौथा पॉइंट है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड माइटोसिस, यानी कि डीएनए की रेप्लिकेशन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है उससे पहले जो है डीएनए जो है रेप्लिकेट होता है, अपने हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि वो अनबाउंड फॉर्म में होता है, इस तरह जिस तरह लेडर का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह जो है ये अनबाउंड होता है, ये यानी कि टूटा फूटा होता है, तो इसको अरेंज करना ज़रूरी होता है ताकि डीएनए की रेप्लिकेशन हो सके। फिर माइटोसिस में जो है जब नए सेल्स बन रहे होते हैं, एक आइडेंटिकल सेल जो है पेरेंट सेल से, तो उसमें भी जो है एटीपी यूज़ होती है। फिर आगे है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स जो है वो सिग्नल्स हैं जो बॉडी के जो हैं इफेक्टर से ब्रेन तक और ब्रेन से इफेक्टर के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन करवाते हैं और जो है रिफ्लेक्सेस का प्रोसेस करवाते हैं, तो उसमें भी जो है एटीपी यूटिलाइज होती है। और उससे अगला पॉइंट जो है वो है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। या अगर हमारा जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हम ह्यूमंस वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये तो उसमें क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल। अब जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, पसीना आ जाता है हमें। वो पसीना क्यों आता है? क्यों हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो लो हो जाता है और पसीने की वजह से जो है वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है। अब एज़ कम्पेयर अगर हम सर्दियों की बात करें, सर्दियों में क्या होता है कि हमें जो है कपकपाहट होती है, कपकपाहट की वजह से हीट जनरेट होती है और जो हमारा टेम्परेचर लो हो जाता है वो नॉर्मल की तरफ चला जाता है। आगे है ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो है वो टॉक्सिन का रिमूव करना और एलिमिनेट करना, उनकी तोड़ फोड़ करना, वो जो है उसमें भी एटीपी यूज़ होती है। उसमें लीवर आ जाता है और किडनी आता है, ये दोनों क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को फ्रॉम द बॉडी एंड कंसनट्रेटेड फॉर्म एंड यूरिन फॉर्म, यूरिक एसिड फॉर्म में जो है बॉडी से रिलीज़ करते हैं। यही थे यूज़ ऑफ रेस्पिरेटरी एनर्जी इन द बॉडी। अब थोड़ा सा डिफरेंस जो है हम देख लेते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। हमने पहले पढ़ा तो हुआ है सब कुछ, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपने बिल्कुल ऐसे ही बताना है इसको। हाँ जी, ये देखो एक साइड पे पॉइंट बताए गए हैं, फिर उसमें बताया गया है कि एक क्लियर किया गया है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, यस, ये ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होती है। ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है, नो। अब देखो इसमें एटीपी कितने जनरेट होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, एमसीक्यूज बन सकते हैं 36, और इसमें कितने होते हैं 2। और एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल प्रोडक्ट क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर थे। पहले जो है टोटली ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से एटीपी रिलीज होती है। और इसके क्या है, हमने पढ़ा था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड उसमें जनरेट होता है और अल्कोहलिक में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साथ रिलीज होती है। अच्छा, और एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में भी होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है। ये हमने डिस्कस किया था, ग्लाइकोलाइसिस जो दोनों में हो रही थी, ठीक है।
और एनारोबिक जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होती है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये मेजर सोर्स है जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए। और ये क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी फॉर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म जो शॉर्ट सप्लाई हो जाती है, एनारोब जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जब हम भागते हैं दौड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी सांस फूल जाती है, तो उसको उस ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिकली जो हम ऑक्सीजन को पूरा करते हैं। शॉर्ट सप्लाई और सोर्सेज ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट हमने देखा था, एथेनॉल, यीस्ट, चीज़, वो चीज़ बनाने, बेकिंग इंडस्ट्री वगैरह में जो है उसका यूज़ हो रहा था। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। अब आगे जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है एनाबॉलिक प्रोसेस, सॉरी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान। अब हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उसमें जो है एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है, तो वो एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। इसमें एनर्जी रिलीज होती है तो ये कैटाबॉलिक होता है, ठीक है ना। और एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी स्टोर्ड होती है फोटोसिंथेसिस में, हमने पढ़ा था इन द फॉर्म ऑफ बोर्न एनर्जी, और इसमें जो है बोर्न एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है एटीपी फॉर्म में, ठीक है। पहले ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के वो एटीपी जनरेट करता है। और ये जो है ये किन किन ऑर्गेनिज्म में होता है, कुछ बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म, ऑल एल्गी और ऑल प्लांट्स। और रेस्पिरेशन चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल है, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स में होती है। आगे जो है साइड्स ऑफ प्रोग्राम मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस, अगर आपने लेक्चर कोर्स से सुना हो या देखा हो तो उसमें मैंने बताया था क्लोरोप्लास्ट में होती है, या प्लांट्स का वो हिस्सा जो ग्रीन हो उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। और रेस्पिरेशन जो है ये साइटोप्लाज्म में और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। टाइम ऑफ अकरेंस जो है ये एमसीक्यू बन सकता है कि फोटोसिंथेसिस कब होती है, ये सिर्फ डे टाइम में होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। और रेस्पिरेशन ऑल द टाइम 24 आवर्स जो है ये कंटिन्यू रहती है, ठीक है। ये नीचे मैंने सारा बताया था कि कितने एटीपी जो हैं वो जनरेट होते हैं, वो इन्होंने सारा यहाँ पे बताया हुआ है। मैंने अगर प्रीवियस लेक्चर देखो तो उसमें 36 एटीपी जो है मैंने जनरेट करके बताए हुए हैं। ये था हमारा चैप्टर, मुकम्मल हो गया आज। इंशाल्लाह जो है कल हम इसकी एक्सरसाइज थोड़ी सी पढ़ेंगे और एमसीक्यूज पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, और फिर इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।